नमस्कार। भारतीय संविधान हमें कई अधिकार देता है ना? लेकिन क्या ये अधिकार कभी भी किसी भी हालत में हमसे छीने नहीं जा सकते? आज हम संविधान के इसी दिलचस्प हिस्से को समझेंगे जहां अधिकारों पर लगी सीमाओं और एक बेहतर समाज बनाने के सपनों के बीच एक बड़ा ही नाजुक संतुलन बनाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार हमारे मौलिक अधिकारों को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कभी लिमिट कर सकती है? और दूसरी तरफ, क्या सरकार की यानी स्टेट की भी हमारे प्रति कोई ड्यूटी, कोई कर्तव्य है? इन्हीं बड़े सवालों के जवाब हमें संविधान के अनुच्छेद 33 से 40 में मिलते हैं। चलिए इस पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स की सीमाएं क्या हैं। फिर देखेंगे आर्टिकल्स 33 से 35 जो राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। इसके बाद हम डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की दुनिया में चलेंगे, एक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को समझेंगे और गांधीवादी आदर्शों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट हैं, मतलब उन पर कोई रोक टोक नहीं हो सकती। लेकिन क्या ये सच है? जी नहीं। संविधान खुद कहता है कि देश की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए इन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और यहीं पर तस्वीर में आते हैं आर्टिकल्स 33, 34 और 35। ये वो आर्टिकल्स हैं जो देश की सुरक्षा और हमारी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने का काम करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 33। ये आर्टिकल हमारी पार्लियामेंट को यानी संसद को एक बहुत खास पावर देता है। वो पावर क्या है? पावर ये है कि संसद कानून बनाकर हमारे आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पुलिस और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सदस्यों के फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है या हटा भी सकती है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई ये इसलिए जरूरी है ताकि देश की सुरक्षा जैसी जरूरी संस्थाओं में डिसिप्लिन बना रहे और वो अपनी ड्यूटी ठीक से निभा सके। अभी ये फर्क असल में कैसा दिखता है, जरा इसे देखिए। एक आम नागरिक होने के नाते हमारे पास एसोसिएशन बनाने या शांति से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन यही अधिकार एक सैनिक या पुलिसकर्मी के लिए सीमित किए जा सकते हैं। इसे देश की एकता और सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी कदम माना जाता है। अब आते हैं आर्टिकल 34 पर। इसका संबंध है मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन से। देखिए, ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है जब किसी इलाके में हालात इतने बिगड़ जाएं कि व्यवस्था संभालने के लिए सेना को बुलाना पड़े। ऐसी स्थिति में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं, पार्लियामेंट बाद में एक कानून पास करके उन एक्शंस को लीगल कवर दे सकती है, भले ही उन कदमों से किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। और फिर है आर्टिकल 35। ये आर्टिकल एक तरह से सारी पावर को सेंटर में लाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आर्टिकल 33 और 34 से जुड़े मामलों पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेटर्स यानी राज्यों की विधानसभाएं इन पर कानून नहीं बना सकती। और ऐसा इसलिए है ताकि नेशनल सिक्योरिटी जैसे गंभीर मुद्दों पर पूरे देश में एक जैसे यूनिफॉर्म कानून हो। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा कि स्टेट यानी सरकार देश की सुरक्षा के लिए हमारे अधिकारों को सीमित कर सकती है, लेकिन ये तो सिक्के का एक ही पहलू हुआ। अब दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्टेट का मकसद क्या है? क्या लोगों के प्रति इसकी कोई जिम्मेदारी, कोई कर्तव्य भी है? यही सवाल हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से पार्ट 4 की तरफ लेकर जाता है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। यहां बात होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या शॉर्ट में कहें तो डीपीएसपी की। कई लोग तो इन्हें संविधान की आत्मा तक कहते हैं, क्योंकि यही वो सिद्धांत हैं जो हमारे देश के शासन को एक नैतिक कंपास, एक दिशा दिखाते हैं। तो डीएसपी हैं क्या आखिर? अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक या टू डू लिस्ट है। ये वो आइडियल्स हैं, वो निर्देश हैं जिन्हें कानून बनाते वक्त और नीतियां लागू करते वक्त सरकार को अपने दिमाग में रखना चाहिए। एक तरह से ये उस आदर्श भारत की तस्वीर है जिसे हम पाना चाहते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी में जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। देखिए, फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हैं, मतलब वो स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। वहीं डीएसपीज पॉजिटिव हैं, वो स्टेट को कुछ करने के लिए कहते हैं कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए। और सबसे बड़ा फर्क,
फंडामेंटल राइट्स के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, वो जस्टिसेबल हैं, लेकिन डीएसपी को कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता, वो नॉन जस्टिसेबल हैं। ये सरकार के लिए एक मॉरल ड्यूटी है, कोई लीगल कंपल्शन नहीं। तो आखिर डीपीएसपी का गोल क्या है? इसका पूरा सार, इसका दिल एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में छिपा है। चलिए आर्टिकल 38 और 39 में जाकर इसी सपने को और करीब से देखते हैं। आर्टिकल 38 की ये लाइनें डीपीएसपी की पूरी भावना को बता देती हैं। इसका मकसद एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना है जहां हर किसी को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले। स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो इनकम, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज में जो असमानताएं हैं उन्हें कम करने की कोशिश करे। और आर्टिकल 39 इस लक्ष्य को पाने का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। ये 6 बातें एक तरह से आर्थिक नीति के 6 स्तंभ हैं। मतलब सभी को रोजी रोटी के साधन मिले, देश के संसाधनों का बंटवारा सही तरीके से हो, ऐसा ना हो कि सारा पैसा कुछ ही लोगों के पास जमा हो जाए, समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिले और बच्चों का विकास सही ढंग से हो। ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की नींव है। चलिए अब उन आर्टिकल्स की बात करते हैं जिन पर गांधी जी के विचारों का गहरा असर दिखता है। ये सिद्धांत पावर टू द पीपल यानी लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने की बात करते हैं। आर्टिकल 40 ये एक बहुत ही मशहूर गांधीयन प्रिंसिपल है। ये कहता है कि स्टेट को विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उन्हें इतनी पावर देनी चाहिए कि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट की तरह काम कर सकें। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को हकीकत में बदलने की तरफ एक बड़ा कदम है। और फिर है आर्टिकल 39A। ये न्याय के दरवाजे हर किसी के लिए खोलता है। ये सिद्धांत कहता है कि न्याय पाना सिर्फ अमीर लोगों का हक नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वकील का खर्च नहीं उठा सकता, तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि उसे फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी मदद मुहैया कराए, ताकि कोई भी सिर्फ पैसे की कमी की वजह से इंसाफ से महरूम न रह जाए। तो हमने सिद्धांतों की तो बहुत बात कर ली, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये सब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं किताबों में, या जमीन पर भी इनका कोई असर दिखता है? चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत असलियत में कैसे लागू होते हैं। और यहीं हमें डीएसपीपी की असली ताकत समझ में आती है। भले ही ये नॉन जस्टिसेबल हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजी शेर नहीं है। हमारे देश के कई बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट कानून इन्हीं प्रिंसिपल से इंस्पायर होकर बने हैं। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 40 से प्रेरणा लेकर पंचायती राज एक्ट्स बने। आर्टिकल 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के आधार पर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बना और आर्टिकल 39A के आधार पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बना, जिससे गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद मिलती है। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है आर्टिकल 33 से 35 जो देश में ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए जरूरी प्रतिबंधों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ है 36 से 40 जो स्टेट को एक बेहतर न्यायपूर्ण समाज बनाने का रास्ता दिखाते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 और पार्ट 4 ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। आर्टिकल्स 33 से 35 जो एक स्टेबल और सिक्योर माहौल बनाते हैं, वो एक तरह से वो मजबूत नींव हैं जिस पर आर्टिकल्स 36 से 40 में देखा गया कल्याणकारी राज्य का सपना बनाया जा सकता है। दोनों मिलकर ही एक बैलेंस्ड और फंक्शनल देश बनाते हैं।